Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो ये आपका डायग्राम एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसमें आप देख सकते हो कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो ऑर्गन्स इंक्लूडेड हैं वो आपके स्टार्ट हो रहे हैं नेजल कैविटी। तो सबसे पहले है नॉस्ट्रल्स। तो हमारे नाक में जो दो होल्स हैं वो क्या कहलाते हैं? नॉस्ट्रल्स। नॉस्ट्रल्स के बाद आता है आपका नेजल पैसेज। नेजल पैसेज के बाद आता है, आप देख रहे हो, फेरिंग्स। तो फेरिंग्स आपकी कॉमन ओपनिंग है फूड एंड एयर के लिए, क्योंकि फेरिंग्स के बाद ही आपका लैरिंग्स और फूड पाइप ये दोनों चीजें आती हैं। तो प्रीवियसली डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि खाना खाते हुए आपका जो खाना है वो फूड पाइप की जगह विंड पाइप में ना चले जाए, ट्रैकिया में ना एंटर कर जाए, इसीलिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? एक फ्लैप, जिसे हम क्या कहते हैं? एपिग्लॉटिस। तो अब हम रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो आप देखो, फेरिंग्स के बाद क्या आया? लैरिंग्स। तो लैरिंग्स जिसे हम और क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स। लैरिंग्स के बाद आपको दिख रहा है ट्रैकिया। तो ट्रैकिया ये पूरा ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, इसमें सी शेप्ड रिंग्स होती हैं जो ट्रैकिया को कोलैप्स होने से, क्रैश होने से रोकती हैं, क्योंकि बार बार एयर यहाँ से एंटर कर रही है। तो ये जो एयर पैसेज है ये कोलैप्स हो सकता है। तो इससे बचने के लिए ये सी शेप्ड रिंग्स आपको ट्रैकिया के आसपास दिखती हैं, जिसे हम रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहते हैं। उसके बाद आप देखो, ट्रैकिया दो पार्ट में बाइफकेट हो गया, डिवाइड हो गया, राइट लंग में गया एंड लेफ्ट लंग में गया। ये फिर किस तरह से इसमें ब्रांचिंग हो रही है? तो आप देख रहे हो एक ट्री की तरह इंटेंसिव नेटवर्क एंड ब्रांचिंग बन रही है। तो इस ब्रांचिंग को हम क्या कहते हैं? ब्रोंकाई। हायर क्लासेस में आप इसे पढ़ोगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी ब्रोंकाई होते हैं, और उनके एंड में आपको क्या मिलता है? ब्रोंकियोल्स। ब्रोंक्यूल्स के बाद आप देखो ये क्या कहलाता है? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, पूरे पाथवे के एंड में। फिर आपको जो टर्मिनल पार्ट है, ठीक है, एंड मींस जो टर्मिनल पार्ट है वहां पे क्या दिख रहा है? बलून लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं। और एक साथ आपको एक ब्रांच पे जो तीन एल्वियोलाई दिख रहे हैं तो हम इन्हें क्या बोलेंगे? एल्वियोलर सैक, क्योंकि ये एक ही ब्रांच से अराइज हो रहे हैं। ये एल्वियोलाई करते क्या है? ये थिन बलून लाइक स्ट्रक्चर है, इनका मेन फंक्शन क्या है? रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। तो जो हम कहते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, तो उसका एक्चुअल में एक्सचेंज कहाँ पे हो रहा है? एल्वियोलाई में हो रहा है। तो आपका ये जो पूरा पैसेज है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो ये भी दो काम कर रहा है। सबसे पहले एयर को आपके बॉडी के अंदर लेना, इनहेल करना एयर को। सेकेंड काम, वो जो एयर में ऑक्सीजन है उसे आपकी बॉडी में डिफ्यूज करवाना, है ना। तो आपका जो लंग्स है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो यही काम कर रहे हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हो रेस्पिरेटरी सिस्टम को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसमें क्या क्या आता है? नेजल कैविटी, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या क्या आता है? ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी, टर्शरी, फिर लास्ट में आपके एल्वियोलाई। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, तो आप क्या लिखेंगे? एल्वियोलाई, क्योंकि अब आपको पता है कि लंग्स के अंदर स्पेसिफिकली एल्वियोलाई वो जगह है जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, मींस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है। बाकी सब ये जो ट्यूब्यूलर पार्ट है ये क्या है? कंडक्टिंग पार्ट, क्योंकि ये तो सिर्फ एयर को कंडक्ट कर रहा है ना, ये और कुछ तो एक्सचेंज नहीं कर रहा है, ये एयर को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारी बॉडी तक ट्रांसफर करा रहा है। प्लस आपकी जो नेजल कैविटी है इसमें स्मॉल फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, म्यूकस होता है। ये क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि ये हेल्प करता है जो एयर में डस्ट पार्टिकल्स है उसे हम यहाँ पे ट्रैप कर ले, ताकि वो डस्ट पार्टिकल्स आपके लंग तक ना पहुंच पाए, या हार्मफुल पार्टिकल्स। तो इसीलिए आप देखोगे, आपने एक एड में भी देखा होगा, आपकी बुक में डू यू नो में बताया भी गया है कि क्यों स्मोकिंग इंजीरियस है आपके लंग्स के लिए। तो एड में से दिखाते हैं वो स्पॉन्ज ब्लैक कलर का, उसे इस तरह से प्रेस करते हैं तो ब्लैक टार निकलता है, क्योंकि जो स्मोकिंग में जो टोबैको, स्मोकिंग, इन सब में जो प्रोडक्ट्स हैं, निकोटीन, जो डिफरेंट ड्रग्स हैं जो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है, वो आपके लंग्स में जो थिन आपकी एल्वियोलाई है उसमें जाके स्टिक हो जाते हैं। अब आप सोचो एल्वियोलाई में ये बेकार प्रोडक्ट स्टिक हो गए
तो अब एल्वियोलाई में तो गैशियस एक्सचेंज होता है, तो उस पर्सन को सांस लेने में दिक्कत होगी ना। तभी तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ज्यादा होंगी, कैंसर की चांसेस ज्यादा होंगे, है ना, लंग इफेक्ट होगा, ट्रैकिया इफेक्ट हो सकता है, आपका लैरिंग्स और जो भी पूरा रेस्पिरेटरी कैनाल में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम या फ्यूचर में डिसीज हो सकती है ड्यू टू स्मोकिंग। तो देखते हैं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हमने पढ़े। सबसे पहले आ गया नॉस्ट्रिल, फिर नेजल पैसेज, फिर आपका आया फैरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर आता है ट्रैकिया, ट्रैकिया पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट है, सी शेप्ड रिंग्स। उसके बाद आपका ट्रैकिया दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, दोनों लंग्स में एंटर कर गया, ब्रोंकाइज बनी, तो ये ब्रोंकाई क्या है, ब्रांचेस, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी। फिर एंड में आपको क्या मिलता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ये सब क्या कर रहे हैं, इनका फंक्शन क्या है, एयर को कंडक्ट करवाना, यहाँ तक, कहाँ तक पहुंचाना है इन्हें, एल्वियोलाई तक। एल्वियोलाई क्या है, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। अब आपकी जो एयर है, मींस एयर में से ऑक्सीजन वो डिफ्यूज हो जाएगा आपके ब्लड में, और जो ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिफ्यूज हो जाएगा एल्वियोलाई में, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिमूव कर देंगे हमारी बॉडी से। तो यही पूरा प्रोसेस है एक्सेल एंड इनहेल। एक्सेल कर रहे हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनहेल कर रहे हैं ऑक्सीजन। तो आपका ये जो एक्सेल इनहेल का प्रोसेस है, इनहेल करना मींस एयर को इनसाइड लेना, एक्सेल करना मींस एयर को आउटसाइड रिलीज करना। तो ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रीदिंग। और जो पूरा प्रोसेस है जिसमें हम एयर को लेते हैं अपनी बॉडी में, ऑक्सीजन को यूज करते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, जब हम ऑक्सीजन को यूज करते हैं ना हमारे प्रोडक्ट्स को ब्रेक डाउन करने के लिए, तो उस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में कोई आपसे डिफरेंस पूछे तो आपको बोलना है ब्रीदिंग सिंपली इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग ऑफ एयर, बट रेस्पिरेशन क्या है, एक बायोकेमिकल प्रोसेस है इन विच वी आर सिंथेसाइजिंग एनर्जी। हम एटीपी सिंथेसाइज करते हैं, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कैसे हम ऑक्सीजन का यूज करके आपके ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं प्लस एटीपी सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें हम एनर्जी सिंथेसाइज करते हैं ऑक्सीजन का यूज करके, जिसमें हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेंगे इनटू पाइरुवेट, पाइरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी बनाएंगे। नेक्स्ट आपको एक और स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, डायफ्राम। तो डायफ्राम जो स्ट्रक्चर है वो आपके यहाँ पे सी शेप्ड, डोम शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, गुंबद की तरह, है ना। तो आपको यहाँ फील होगा, ये डायफ्राम के ऊपर वाले एरिया को हम कहते हैं थोरैसिक रीजन, थोरैसिक कैविटी, जहाँ पे आपका हार्ट और लंग्स दोनों प्रेजेंट है। डायफ्राम के नीचे क्या होता है, आपका जो स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, जिसे हम कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। तो जो ऑर्गन डायफ्राम के नीचे प्रेजेंट है वो है आपके एब्डोमिनल कैविटी में, जो ऑर्गन्स डायफ्राम के ऊपर प्रेजेंट है उसे कहते हैं हम थोरैसिक कैविटी में वो प्रेजेंट है। एक और नेक्स्ट बात आपको यहाँ दिख रही होगी, जो आपके लंग्स है वो किससे कवर्ड है, रिब्स से कवर्ड है। तो रिब्स क्या है, एक तरह की प्रोटेक्टिव एक केज बना रखा है ना, रिब केज प्रॉपर्ली, ताकि लंग्स को डैमेज से बचाया जा सके, ठीक है। तो आपके दो इंपॉर्टेंट ऑर्गन लंग्स एंड हार्ट दोनों रिब केज के अंदर है। तो लास्ट टाइम हमने एटीपी के कंटेक्स्ट तक आपका पढ़ लिया था। तो आज हम देखेंगे कि जो आपके एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन को कैसे यूज करते हैं। हम यूज करना मींस हमने प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस तो देख लिया कि कैसे ऑक्सीजन को यूज करके हम एनर्जी बना रहे हैं, बट कुछ ऑर्गेनिज्म एयर से ऑक्सीजन को लेते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म वाटर में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसे यूज करते हैं, है ना। अब जो प्लांट्स हैं उनकी जो गैसियस नीड है वो कैसे पूरी होती है, स्टोमेटा की हेल्प से। तो स्टोमेटा आपकी लीव्स में प्रेजेंट है, लीफ सरफेस पे, अपर एंड लोअर सरफेस पे, जिससे जो प्लांट है वो अपनी गैसियस नीड को पूरा करता है। जब उसे कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा फोटोसिंथेसिस के दौरान, अदरवाइज वो नॉर्मल रेस्पिरेशन में वो भी ऑक्सीजन लेता है क्योंकि वो भी एक एरोबिक ऑर्गेनिज्म है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन दोनों एक्सचेंज होते हैं, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है सेल्स के थ्रू, जो प्लांट्स के सेल्स हैं। तो डिफ्यूजन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है प्लांट्स के लिए, जिससे वो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करते हैं। हमें पता है फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें चाहिए तो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, बट जब फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तब उन्हें भी कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है, तो वो CO2 रिलीज करेंगे और ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, है ना, थ्रू स्टोमेटा। तो ये प्रोसेस किससे हो रहा है, आपके डिफ्यूजन के थ्रू, है ना। डिफ्यूजन के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है, 9th में भी पढ़ा है। ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर मॉलिक्यूल्स का एक्सचेंज होता है।
तो यही बात यहाँ पे लिखी है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मींस जो जमीन पे रहने वाले एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं थ्रू एटमॉस्फेयर सिंपली, बट जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उन्हें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेते हैं। वो जो पानी में, पानी क्या H2O, तो वो मॉलिक्यूल H2O जब उनके अंदर जाएगा तो उनकी बॉडी में स्पेशल सेल्स होते हैं जो वाटर को ब्रेक डाउन करके उसमें से ऑक्सीजन निकालते हैं। तो अगर हम एयर और वाटर में कंपेयर करें तो ऑब्वियसली वाटर में जो ऑक्सीजन का अमाउंट है वो एयर से बहुत कम होता है। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को स्ट्रगल करना पड़ता है ब्रीदिंग के लिए। एक ब्रीदिंग के लिए किस केस में, क्योंकि उन्हें कंटिन्यूअसली सांस लेना है और फास्टर रेट पे सांस लेना है, क्योंकि पानी में पहले से ऑक्सीजन की कमी है तो धीरे धीरे सांस लेंगे तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। बट एयर में ऐसा कुछ नहीं है, एयर में इजीली अवेलेबल है ऑक्सीजन, बट इसीलिए एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का जो ब्रीदिंग रेट होता है वो फास्टर होता है टेरेस्ट्रियल से। जैसे ह्यूमन का हमारा ब्रीदिंग रेट क्या है, 12 to 15 टाइम्स पर मिनट। हम एक मिनट में 12 से 15 बार ब्रीथ करते हैं, मतलब इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं। बट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म का जो रेट है वो इससे हायर है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि जो फिशेस हैं वो वाटर को अपने माउथ से लेती हैं और वो गिल्स की तरफ जाता है, फिर वहां से जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो ब्रेक करके कहाँ चले जाता है, ब्लड में, और फिर वो उसे यूज करते हैं। तो इस तरह से गैसियस एक्सचेंज होता है, मींस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज फिशेस की बॉडी के अंदर होता है। तो जैसा कि हमने पूरे आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर तो देख लिया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ह्यूमन का या एक मैमल का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो नॉस्ट्रल से स्टार्ट होता है और पूरा पैसेज जो मैंने आपको डिटेल में ऑलरेडी समझा चुका है। तो वही यहाँ पॉइंट्स एक्सप्लेन भी किए गए हैं। एल्वेओलाई सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है गैसियस एक्सचेंज के लिए। एल्वेओलाई वॉल्स जो है थिन होती हैं, रिच विथ ब्लड वेजल्स, क्योंकि अब आपका एल्वेओलाई से जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज होके ब्लड में जाएगा ना, फिर ब्लड से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करने का काम कौन कर रहा है, हीमोग्लोबिन कर रहा है। और हीमोग्लोबिन एक रेड कलर पिगमेंट है जो आपके आरबीसी में प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होता है। डायफ्राम के बारे में मैंने आपको बताया, डोम शेप स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ दो चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा है कि जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम का शेप कैसे चेंज होता है, तो व्हेन वी ब्रीद इन, तो जब हम इनहेल कर रहे हैं तो हमारे जो रिब्स हैं वो लिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें अपना जो सरफेस एरिया है, वॉल्यूम है, वो बढ़ाना है ना, हमें सांस ज्यादा से ज्यादा सांस अंदर लेनी है, और डायफ्राम फ्लैट हो जाएगा। तो डोम शेप था जो गुंबद की तरह था, सी शेप, वो स्ट्रेट हो जाएगा, फ्लैटेंड हो जाएगा, ताकि चेस्ट कैविटी बड़ी हो जाए। चेस्ट कैविटी बड़ी होगी तो ज्यादा से ज्यादा एयर को हम इनहेल कर पाएंगे। इसके बिल्कुल ऑपोजिट, जब हम एक्सहेल करेंगे, ठीक है, एयर को रिमूव करेंगे आउट, तो क्या होगा, बिल्कुल ऑपोजिट होगा। अब यहाँ डायफ्राम फ्लैट था, वो वापस सी शेप या डोम शेप हो जाएगा, क्योंकि अब हमें चेस्ट कैविटी का जो एरिया है वो कम करना है, डिक्रीज करना है, ताकि लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दें। तो ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है कि डायफ्राम जो है वो फ्लैटेंड रहता है जब हम सांस लेते हैं, और वो वापस से डोम शेप जाता है जब हम एक्सहेल करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है, आपके दो ऑरेंज कलर बॉक्स दिए हुए हैं, उसमें केमिकल्स के बारे में बताया गया है। जो स्मोकिंग में जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, जो सिगरेट्स, इन सब में केमिकल्स होते हैं, वो कितने खतरनाक हैं। तो ऑलमोस्ट 7000 केमिकल्स होते हैं टोबैको स्मोक में, उसमें से 250 बहुत ही खतरनाक केमिकल हैं, हार्मफुल केमिकल हैं, जैसे कि हाइड्रोजन साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया। और वो 250 केमिकल में से ऑलमोस्ट 69 आपके ऐसे केमिकल हैं जो पक्का फॉर श्योर कैंसर कॉज करते हैं। तो कैंसर किसी भी तरह का हो सकता है, थ्रोट कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, और भी टाइप के कैंसर्स जो आपने पढ़े हैं। तो अगर कोई पर्सन स्मोक करता है तो उसको आज ना कल, कभी ना कभी, किसी ना किसी तरह का कैंसर डेवलप हो सकता है, क्योंकि वो जो केमिकल्स हैं स्मोक में वो आपकी बॉडी में धीरे धीरे जमा हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो ये पैराग्राफ में क्लियरली बताया भी गया है कि स्मोकिंग इंजीरियस टू हेल्थ क्यों है। तो आप सभी ने अब पढ़ लिया कि कैसे स्मोकिंग से क्या हो रहा है, जो हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, जो उसमें हार्मफुल केमिकल हैं, वो आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक में, आपके लंग्स में जमा हो जाएंगे। तो वो सभी केमिकल्स आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक के सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, जिससे लंग इन्फेक्शन, कैंसर, कफ और बहुत सारी हार्मफुल डिसीजेस हो सकती हैं। लास्ट है आपका हीमोग्लोबिन, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन क्या है, रेस्पिरेटरी मॉलिक्यूल है जो क्या करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है आपकी पूरी बॉडी में। क्योंकि हमारी बॉडी बहुत बड़ी है
और हमारी जो एनर्जी डिमांड्स है वो भी बहुत बड़ी हैं। तो ऐसा नहीं है कि डिफ्यूजन होगा हमारी बॉडी में, कोई स्टोमेटा, इस तरह के कोई फंक्शन नहीं है। हमारी बॉडी में प्रॉपर्ली हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लेके जाएगा और पूरी बॉडी के सेल्स को ट्रांसफर करेगा। तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मींस हमारा एक जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है। हीमोग्लोबिन एक रेड कलर पिगमेंट है। तो हीमोग्लोबिन एक बारी में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ट्रांसफर करवाता है हमारी पूरी बॉडी में। तो आपका जो हीमोग्लोबिन है उसकी बहुत ही ज्यादा एफिनिटी है फॉर ऑक्सीजन। एफिनिटी है मतलब वो ऑक्सीजन से ही बाइंड करना चाहता है, ऑक्सीजन से उसकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है। तो वो एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन से बाइंड करता है और पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को सर्कुलेट करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे हीमोग्लोबिन वापस उसे टिश्यूज में, क्योंकि क्या हो रहा है हमारे लंग से जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन को लेके आ रहा है और सभी टिश्यूज में ऑक्सीजन को पहुंचा रहा है, और टिश्यूज में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है उसे लेके आता है वापस लंग्स तक, क्योंकि लंग्स से उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमें वापस रिलीज करना है। तो एक तरीका हो गया कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में कैसे रिमूव हो रहा है, बाय हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन उसे लेके आ रहा है लंग्स तक और रिमूव कर रहा है। सेकेंड केस, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मोर सॉल्युबल है वाटर में, इसीलिए जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में डिसॉल्व्ड फॉर्म में भी ट्रैवल्ड होता है। ट्रैवल होके वो लंग्स में पहुंचेगा, फिर लंग्स से रिमूव कर दिया जाएगा। तो दो तरीके से हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर रहे हैं। एक तो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होके टिश्यू से वो लंग्स तक पहुंचता है और एक्सेल किया जाता है। सेकेंड, वो वाटर सॉल्युबल है तो ब्लड में डिसॉल्व होकर भी वो लंग्स तक पहुंचता है। और हमने देख लिया कि हीमोग्लोबिन हमारा क्या है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। हमारी रेस्पिरेटरी एक्सचेंज साइट कौन सी है, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन डिफ्यूज हो रहा है ब्लड में, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से हमारे एल्वियोलाई में आ रहा है ताकि हम उसे रिमूव कर दें हमारी बॉडी से बाहर। तो ये पूरा प्रोसेस था आपका रेस्पिरेशन का। ब्रीदिंग क्या होती है, तो ब्रीदिंग एक पार्ट है रेस्पिरेशन का, है ना, क्योंकि ब्रीदिंग में सिंपली एक्सेल और इनहेल कर रहे हैं। रेस्पिरेशन पूरा एनर्जी बेस्ड प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन का यूज करके हमारी बॉडी में जितनी भी बायोकेमिकल एक्टिविटीज हो रही हैं उसमें ऑक्सीजन का यूज करते हैं। तो देखो बताया भी गया है कि अगर डिफ्यूजन से ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा होता तो ऑलमोस्ट 3 साल लग जाते एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हमारे लंग से टोज तक पहुंचने में। इसीलिए आप सोचो क्यों हमारे लिए हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट है। डिफ्यूजन से हमारा काम नहीं चलेगा, डिफ्यूजन एक स्लो प्रोसेस है ना। और जो एल्वियोलाई सरफेस है हमारे लंग्स में, अगर वो एल्वियोलाई जो एल्वियोलाइज है हमारे लंग्स में, बहुत सारे एल्वियोलाइज है मिलियंस में, तो उन एल्वियोलाइज को अगर हम ओपन करेंगे, लंग्स को ओपन अप करेंगे, तो वो 80 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही इंटेंस ब्रांचेस हैं, उसमें ब्लड वेजल्स हैं। तो जो प्लाज्मा है आपका वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है, आपका फूड न्यूट्रिशन तो ट्रांसपोर्ट करता ही है आपका ब्लड, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट और ऑक्सीजन को भी कैरी करता है। If you like the videos, please like, comment, share and subscribe. Thank you for watching the video.